हेलो साथियों, मैं वीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो प्रेमचंद युग के जो अन्य उपन्यासकार थे उनके बारे में देखा, क्योंकि जो हमारा उपन्यास है उस उपन्यास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रेमचंद के पहले के उपन्यास, प्रेमचंद के काल के उपन्यास और प्रेमचंद के बाद के उपन्यास। तो आज इस क्लास के अंदर हम प्रेमचंद के बाद के जो उपन्यास थे, यानी प्रेमचंद युग के बाद में जो युग आया उसको नाम दिया गया था प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, उसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ये जो जितनी भी वीडियो हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कंप्लीट किया, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे फर्स्ट ग्रेड के नाम से। तो आपने पिछली जो वीडियो नहीं देखी है तो उनको आप अच्छे से देखिए, क्योंकि संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है हम इस प्लेटफॉर्म पर करने वाले हैं। वीडियो में किसी भी प्रकार को आपको डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के बारे में, यानी प्रेमचंद के बाद में किस तरह के उपन्यास लिखे गए। तो प्रेमचंद के बाद में जो उपन्यास लिखे गए उनको 5 भागों में, यानी 5 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी आधुनिकता बोधवादी उपन्यास। यानी ये जो 5 भाग है, यानी हमारे प्रेमचंद जो युग था उसके बाद में हमारे को 5 तरह के उपन्यास है वो देखने को मिले, यानी जो भी कैटेगरी मिली उनको अलग अलग बांटा गया। तो हमारे सामने ये 5 तरह के उपन्यास है वो आते हैं: मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी या आधुनिकता बोधवादी उपन्यास। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आंचलिक उपन्यास है वो आंचलिक उपन्यास हमारे सामने 2 आते हैं। एक तो आता है जो फणीश्वरनाथ रेणु है, उसका उपन्यास है मेला आंचल, जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित था। ठीक है। दूसरा एक जो पिछली जो क्लास में था, जो एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से जो आंचलिक उपन्यास माना गया है, ठीक है, वो हमारे शिवपूजन साय का है। उपन्यास का क्या नाम है आप मेरे को कमेंट करके बताइए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, तो आप अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं मेरे को कमेंट करके बताइए। बात करते हैं हम 1 नंबर जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है उसके अंदर क्या है। तो मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास है उसके अंदर हमारे को मिलता है, इन उपन्यासों में सामान्यतः सेक्स संबंधी कुंठाओं, यानी जो सेक्स से भरी हुई जो विचार, दमित वासना हो, जो दमित जो इच्छाएं होती है जो दबी हुई रहती है और कुछ उचित कारण पाकर वो बाहर आ जाती है। एवं जिस प्रकार हम जो रस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे हमारे शरीर में जो सारी चीजें, जैसे प्रेम है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, ये सारे हमारे जो शरीर है उस शरीर में मौजूद है। जैसे ही वो उचित कारण मिलता है उनको, और उचित कारण मिलते ही वो क्या होते हैं, जागृत अवस्था में आ जाते हैं। जैसे मान लिया हम रास्ते से जा रहे हैं और किसी ने हमारे को गाली दी, तो गाली देते ही हमारे मन में एक भाव आता है और हमारे को गुस्सा पैदा हो जाता है। तो वो क्या था, गुस्सा कहीं से लेके आना नहीं होता, हमारे शरीर के अंदर ही उसको उचित कारण मिला। जिस प्रकार माचिस होती है तो उस माचिस की तिल्ली के अंदर आग मौजूद होती है, कहीं से आग पैदा नहीं होती, उसके अंदर ही होती है वो। जैसे ही उसको हम उसके जो बॉक्स होता है उस बॉक्स पे जैसे ही रगड़ लगाते हैं और रगड़ लगाते हैं उसमें से आग पैदा हो जाती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में होता है। तो ये कह रहा है कि जो दमित वासनाएं और मानसिक ग्रंथियों का निरूपण किया गया, जो शरीर के अंदर पहले से मौजूद है, वो उचित कारण पाकर बाहर आ जाती है। इनमें सामाजिक समस्याओं एवं राष्ट्रीय विशिष्ट परिस्थितियों की उपेक्षा की गई है। यानी जो सामाजिक में जो समस्या, जिस प्रकार प्रेमचंद थे तो प्रेमचंद ने समाज में जो समस्याएं थी उन समस्याओं के बारे में हमारे को बताया कि समाज में ये घट रहा है, ये समस्याएं हैं। परंतु जो आगे जो प्रेमचंद के बाद में वापिस जो उपन्यास लिखे गए उन उपन्यासों में हमारे को सामाजिक जो समस्या उनसे संबंधित चीजें नहीं देखने को मिली, राष्ट्रीय विशिष्ट परिस्थितियों की उपेक्षा की गई। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की बात हो रही है। आगे जो 5 प्रकार किए गए अलग अलग उसमें हमारे को मिलेगा। अधिकांश मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार व्यक्तिवादी या अति व्यक्तिवादी माने जाते हैं, यानी जो व्यक्तियों तक ही सीमित है, खुद तक जो सीमित है, तो व्यक्तिवादी या अति व्यक्तिवादी माने जाते हैं अधिकतर जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। इनके नायक प्राय दुर्बल, अस्वस्थ एवं कुंठाग्रस्त है, क्योंकि जो नायक है उसके अंदर जो एक वासना, जो सेक्स की इच्छा वो भरी हुई है और
जो 24 घंटे दिन भर वही बातें सोचते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी है? दुर्बल है, अस्वस्थ है, कुंठाग्रस्त है, यानी वो एक नया नहीं सोच सकते, वो इसी के चारों ओर घूमते फिरते हैं। मैंने देखा भी है कि एक थोड़ी सी हटके चर्चा कर लेते हैं हम। मनुष्य जो है अभी वर्तमान में भी, हम मेरा एक अन्य चैनल है मोटिवेशन टाइम बीएल लूणा के नाम से, उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और जो समाज के अंदर जो देखता हूँ उसके बारे में, तो देखा कि आज जो मनुष्य है, मनुष्य और जो पशु है, इस पर मैं अभी वीडियो बनाई नहीं है, विचार कर रहा हूं बनाने का, उस चैनल पे मैं अपलोड करूंगा कि मनुष्य और पशु है। आपने देखा कि मनुष्य के अंदर जो सेक्स की भावना है वो 24 घंटे मौजूद होती है, 24 घंटे मौजूद होती है, और वही जो पशु होते हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो अब बताइए कि हम समझदार है या पशु समझदार है? ठीक है, इस पे मैं ऑलरेडी अभी वीडियो बनाई नहीं है, उस चैनल पर बनाने का विचार कर रहा हूं, तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। क्या मेरे विचार है, क्या आपके विचार है, आप कमेंट के द्वारा मेरे को बताइए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा हटके है, हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। तो नायिकाएं स्वच्छंद एवं वासनाग्रस्त है, यानी जो नायिकाएं हैं वो क्या है? स्वच्छंद है और वासनाग्रस्त है, क्योंकि उसमें भी कुछ वासना भरी हुई है। आगे देखो, नए साहित्यकारों में अनाचार, उच्छृंखलता, यौन पीड़ा एवं कुंठाओं की जो प्रबलता दृष्टिगोचर होती है, वह बहुत कुछ इन उपन्यासों में देखी जा सकती है। यानी जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, इसमें ये जो सारी विशेषताएं हैं वो हमारे को देखने को मिलती है। यानी जो एक हम मान के चले, जो नायक और नायिका वहां तक ही ये सीमित रहे हैं, और वो जो उनके चारों ओर ही इनका जो दृष्टिकोण है वो रहा है। अब इनके जो मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यासकार है वो कौन कौन से, वो भी देखते हैं। जैनेन्द्र 1905 में इनका जन्म हुआ था और 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। परख है, इनका उपन्यास का नाम है 1929 ईस्वी, सुनीता 1935 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी और सुखदा 1952 ईस्वी। सुखदा 1952 ईस्वी, विवर्त 1953 ईस्वी, व्यतीत 1953 ईस्वी, जयवर्धन 1956 ईस्वी, मुक्तिबोध 1965 ईस्वी, अनाम स्वामी 1974 ईस्वी, दर्शांक 1985 ईस्वी, जो अंतिम उपन्यास माना जाता है। तो ये आपको याद रखना, जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास है वो दर्शांक है, जो 1985 ईस्वी में। अब इनके लिए मैंने याद करने के लिए दो तीन जो उपन्यास है ऊपर वाले, उनका एक छोटा सा जो मोस्ट है और ज्यादा इनके बारे में पूछते हैं, तो इनका एक छोटा सा सूत्र बनाए है। क्या सूत्र बनाए हैं? जैनेन्द्र को परख कर सुनीता ने त्याग पत्र दिया। और इन तरह के जो उपन्यास है जो मनोविश्लेषणवादी, उनमें नायक और नायिका चलती है, तो ये उस पर सटीक बैठ रही है। जैनेन्द्र को परख कर सुनीता ने त्याग पत्र दिया, तो जैनेन्द्र है वो नाम हो जाएगा लेखक का, जो उपन्यासकार है उसका। परख, सुनीता और त्याग पत्र, तीन इनके उपन्यास है। तो जैनेन्द्र को परख कर सुनीता ने त्याग पत्र दिया। इनके उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास माने जाते हैं। जो जैनेन्द्र के उपन्यास है वो नायिक प्रधान न होकर क्या है? नायिका प्रधान उपन्यास है, मुख्य नायिका को माना है। मुक्तिबोध उपन्यास के लिए इनको 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये मोस्ट हो जाता है। जो मुक्तिबोध उपन्यास है जो हमारा जैनेन्द्र का है, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 ईस्वी में दिया गया। जिन उपन्यासों पे जो पुरस्कार दिए गए, उन उपन्यासों को, उन रचनाओं को आप अच्छे से याद कर लीजिए। 1970 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1970 में इसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं इलाचंद्र जोशी, जो 1902 में पैदा हुए थे और 1982 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके उपन्यास लज्जा 1929 ईस्वी, सन्यासी 1941 ईस्वी, पर्दे की रानी 1941 ईस्वी, प्रेत और छाया 1946 ईस्वी, निर्वासित 1946 ईस्वी। यानी ये इनके मुख्य मुख्य उपन्यास है जो आप याद कर लीजिए। इनसे संबंधित यही क्वेश्चन पूछेंगे, भाई ये उपन्यास किसका है। आगे देखो, मुक्तिपथ 1950 ईस्वी, जहाज का पंछी 1955 ईस्वी। फिर नाम आता है हमारा अजय, जो एक प्रयोगवादी काव्य धारा थी हमारी। उसके मुख्य
प्रवक्ता जो उसका प्रवर्तन करने वाले थे, अज्ञेय के बारे में हमने पढ़ा है। इनका जो द्वारा जो संपादित जो तार सप्तक है उनकी संख्या ही 4 थी। तो पीछे हिंदी साहित्य का इतिहास हमने देखा है, वहां पर इनके बारे में अच्छी सी चर्चा की है। इनके उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1944 ईस्वी में, यानी जो शेखर एक जीवनी है वो हमारा अज्ञेय का उपन्यास है, उसके 2 भाग है। पहला जो भाग है वो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग है वो 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिए। देखो ये जो आप याद करोगे तो क्रम से आपको याद हो जाएगा, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। अब 3 उपन्यास है, आप इसको याद कैसे करो, याद कैसे करोगे? 3 उपन्यास है तो आपको नीचे से जो ए वाली जो लाइन है ना, जैसे मान लिया हम जो क ख ग अंग करते हैं तो आपको नीचे से ऊपर की ओर आना। तो नीचे जैसे 3 नंबर पे अपने अपने अजनबी हो गए, उससे ऊपर जाएंगे नदी के द्वीप हो गए, उससे ऊपर जाएंगे शेखर एक जीवनी हो गए। इस प्रकार क्रम रखेंगे तो शेखर एक जीवनी पहले है, नदी के द्वीप उसके बाद में और अपने अपने अजनबी उसके बाद में। अब सन की बात करें तो 1941, 1951, 1961, आगे 10-10 के क्रम में बढ़ते रहना, ये हो जाएगा। फिर जो शेखर एक जीवनी 1944, तो आपको इसका याद भी हो जाएगा कि इनकी सन और ये क्रम भी आपको याद हो जाएगा अगर पूछ ले तो। इस प्रकार आप इसको याद कर लीजिए। आगे है हमारा डॉक्टर धर्मवीर भारती। इसका उपन्यास दुआहबा 1954 ईस्वी, दर्द के पेबंद 1974 ईस्वी। फिर नाम आता है नरेश मेहता, डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी, नदी यशस्वी है, उत्तर कथा 1982 ईस्वी, जो 2 भागों में है। अब ये हमारा जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास था और उस मनोविश्लेषणवादी उपन्यास में जो कौन कौन से उपन्यासकार थे उनके बारे में हमने अच्छे से देखा। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाले थे उनके बारे में हमने चर्चा की। आगे जो हमारा साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास है, तो हमने साम्यवाद और प्रगतिवाद है वो पीछे जो हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट किया था वहां पर हम पढ़ के आए, तो आप अच्छे से साम्यवाद और प्रगतिवाद की विशेषताओं के बारे में जानते हो। आगे हम जो कल की क्लास होगी उसके अंदर और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिल रहा है अपने दोस्तों को भी मिल सके। कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि आपको जब तक एग्जाम होता है आप कंटिन्यू जुड़े रहे, अच्छा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, वीडियो आप लाइक कम करते हो, लाइक किया करें, उससे हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।